हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सबस्ट्रैक्टर या इसको आप लोग डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हो। तो शॉर्टकट में समझ लेते हैं ये होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, दो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। यानी दो इनपुट वोल्टेज, फॉर एग्जांपल अभी के लिए V in 1 है एंड V in 2 है, दो इनपुट वोल्टेज हैं। तो सबस्ट्रैक्टर क्या करेगा, एक सबस्ट्रैक्टर इन दोनों इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को आउटपुट पे प्रोड्यूस करेगा। यानी इसका जो आउटपुट होगा वो होगा V in 1 माइनस V in 2। ठीक है, इसे हम डिफरेंस एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं कि कुछ कुछ केस में इसका जो आउटपुट होता है वो इसके डिफरेंस को एम्पलीफाई भी कर सकता है। यानी ये सबस्ट्रैक्टर क्या कर सकता है, कुछ केसेज में एक गेन प्रोड्यूस करके इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई भी कर सकता है। तो क्योंकि ये डिफरेंस को एम्पलीफाई भी कर सकता है इसलिए इसे डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये काम तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी करता है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल ट्रायंगल होता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्टकट में ऑप एम्प बोलते हैं। इसके दो इनपुट होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे भी अगर मैं वोल्टेज सिग्नल V2 और V1 दूं तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज है उसका फॉर्मूला होता है A V1 माइनस V2, वेयर हम A को क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट पे दोनों वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। बट ये करता कैसे है, जब हम इसे सप्लाई वोल्टेज की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। यानी प्लस VCC और माइनस VEE, यानी सप्लाई वोल्टेज के दो टर्मिनल होंगे, यानी बैटरी या सेल के दो टर्मिनल होंगे जिनकी हेल्प से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस VCC और निगेटिव टर्मिनल को माइनस VCC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम इसे बैटरी या सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोनों इनपुट वोल्टेज सिग्नल के डिफरेंस को आउटपुट पे एम्पलीफाई करके वोल्टेज सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, काम तो ये भी कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है। बट इसे हम सबस्ट्रैक्टर नहीं बोलते हैं या हम इसे डिफरेंस एम्पलीफायर नहीं बोलते हैं, हम सिंपली इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। हम इसे सिंपली क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। और शॉर्टकट में कुछ बुक में इसे ओप एम्प भी बोला जाता है। ठीक है, तो काम तो ये भी कर रहा है बट इसको हम डिफरेंस एम्पलीफायर क्यों नहीं बोलते, उसका एक रीजन है। देखो, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक कमी थी। क्या कमी थी मैं बताऊं, जो ये गेन था ये वेरी वेरी लार्ज होता था, वेरी वेरी लार्ज होता था। एक एग्जांपल में बात करें तो एक एग्जांपल हम ओप एम्प आईसी का देते हैं। एग्जांपल में ओप एम्प आईसी 741, यानी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है, उसके लिए ये वोल्टेज गेन की वैल्यू वोल्टेज गेन की जो वैल्यू होती है वो 2 × 10⁵ होती है। इतनी हाई गेन होने की वजह से होता क्या था, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे V1 की वैल्यू को क्या पुट कर रहा हूं, 2 वोल्ट पुट कर रहा हूं, V2 की वैल्यू को 1 वोल्ट पुट कर रहा हूं, तो जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, VOA × 2 - 1 यानी A। अब A की वैल्यू अगर सोचो IC 741 यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए A की वैल्यू ये है, तो यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये इनपुट दिए हैं तो आउटपुट हो जाएगा 2 × 10⁵ वोल्ट। इतना हाई आउटपुट कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज जिस बैटरी या सेल की वजह से ये रन होता है उसका जो वोल्टेज है वो +15 और -15 होता है। तो इसका आउटपुट +15 -15 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। यानी इसके आउटपुट की एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। तो VO की जो मैक्स वैल्यू होती है उसे हम +V सैचुरेशन बोलते हैं, और आउटपुट की जो मिनिमम वैल्यू होती है VO मिनिमम, उसको हम -V सैचुरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका जो आउटपुट होगा वो -V सैचुरेशन
और प्लस वी सैचुरेशन के बीच में स्विंग करेगा। अब इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक टिपिकल वैल्यू की बात करें तो अभी के लिए एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, अगर VCC 15 वोल्ट हो और माइनस वी की वैल्यू माइनस 15 वोल्ट हो तो प्लस वी सैचुरेशन की वैल्यू इस केसेज में मोस्ट ऑफ केसेज में 13 वोल्ट देखी गई है। प्लस वी सैचुरेशन की वैल्यू 13 वोल्ट गई होती है और माइनस वी सैचुरेशन की वैल्यू माइनस 13 वोल्ट गई होती है। इसका मतलब इसका आउटपुट माइनस 13 और प्लस 13 के बीच में ही एग्जिस्ट कर सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो इससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इसका मतलब इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि जब मैंने ये वाला केस स्टडी किया, यहां साइड में हम लिख लेते हैं, जब हमने V1 की वैल्यू 2 वोल्ट और V2 की वैल्यू 1 वोल्ट सेट की तो इसका जो आउटपुट आया वो क्या आया 2 क्रॉस इंटू 10⁻15 वोल्ट। इतना वोल्टेज आ ही नहीं सकता, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज ही शो करेगा। यानी आउटपुट भले इतना मिलना चाहिए पर क्योंकि इतना आएगा नहीं तो इसका आउटपुट कितना आ जाता है प्लस 13 वोल्ट। समझ गए? मतलब इतना आ नहीं सकता तो मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, अगर V1 की वैल्यू में 4 वोल्ट ले रहा हूं और V2 की वैल्यू 1 वोल्ट ले रहा हूं। V2 की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1 वोल्ट। अब इसका अगेन इस फॉर्मूले से डिफरेंस निकालें तो VO इक्वल टू A 4 माइनस 1 यानी क्या हो गया 3A। यानी VO की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 10⁻, A की वैल्यू अगर मैं ये पुट करूं, A की वैल्यू अगर ये पुट करूं तो 6 इंटू 10⁵। अब इतना वोल्टेज तो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा यानी प्लस 13 वोल्ट। यानी मैक्सिमम वैल्यू 13 वोल्ट ही है। यानी आउटपुट अगर 13 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो रिजल्ट 13 वोल्ट ही दिखाएगा। कहने का मेरा मीनिंग ये है, यानी ये एक्चुअल में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये डिफरेंस तो करता है, बट इसमें ये प्रॉब्लम थी कि इसकी वेरी वेरी हाई गेन की वजह से, वेरी वेरी लार्ज गेन की वजह से इसका आउटपुट जनरली सैचुरेशन रीजन में रहता था। तो ये क्या कर पाता था, ये डिफरेंस तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता था। बहुत रेयर केस है जिसमें ये डिफरेंस प्रोड्यूस करे। वो डिफरेंस कब प्रोड्यूस कर पाएगा उसका एग्जांपल भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिफरेंस करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, बट जब वोल्टेज वेरी वेरी स्मॉल हो, कैसा वोल्टेज हो, एग्जांपल में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं माइक्रो वोल्ट में चला जाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया 10 माइक्रो वोल्ट V2 है और 20 माइक्रो वोल्ट V1 है, तो अब ये काम कर सकता है। अब क्या करेगा ये V1 यानी 20 माइनस 10 दैट इज 10A। अब ये है माइक्रो वोल्ट में और A की वैल्यू क्या है 10। A की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻, 2 इंटू 10⁵ माइक्रो वोल्ट। अब माइक्रो यानी 10⁻⁻6 यानी 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिख सकते हैं। और माइक्रो कहने का मतलब 10⁻⁻6 और वोल्ट। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आया, ये 10⁻6 और 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 वोल्ट। तो रिजल्ट ऐसा नहीं कि ये डिफरेंस नहीं करेगा, बट बहुत रेयर कंडीशन है जब ये डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो यानी हर एक केस में ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरफ बिहेव नहीं करता, यानी डिफरेंस एम्पलीफायर की तरफ बिहेव नहीं कर सकता। इस वजह से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंपल ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करते डिफरेंस एम्पलीफायर या सबट्रैक्टर बनाने के लिए। तो सबट्रैक्टर हम कैसे बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस ओपन लूप की जो वेरी वेरी हाई या वेरी वेरी लार्ज गेन थी जिसके वजह से डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता था, आउटपुट सैचुरेशन रीजन में चला जाता था, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, आउटपुट को निगेटिव इनपुट टर्मिनल से विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो ये वोल्टेज गेन होती है ये रिड्यूस हो जाती है। ये जो वोल्टेज गेन ए होती है ये वेरी वेरी लो हम कर सकते हैं इस निगेटिव फीडबैक की वजह से। तो वेरी वेरी लो कर सकते हैं क्योंकि हमने निगेटिव फीडबैक लिया है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, एक सबट्रैक्टर बना सकते हैं जो हर एक वोल्टेज पे काम करे, जो क्या करे, हर एक वोल्टेज सिग्नल पे। क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहा था, दो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस आउटपुट पे नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था बिकॉज इसकी वेरी वेरी लार्ज गेन थी।
तो उसके वजह से आउटपुट सैचुरेशन पे रहता था। तो इस कमी को रिमूव करके हमने क्या किया, निगेटिव फीडबैक लिया। इससे क्या हुआ, गेन वेरी वेरी लो हो गई। तो फिर लो होने की वजह से अब इनपुट पे हम जो भी वोल्टेज सिग्नल इस पे अप्लाई करेंगे वो उसका डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। तो सबस्ट्रैक्टर हमें बनाना किसकी हेल्प से है, हमें सबस्ट्रैक्टर बनाना है ओप एम्प की हेल्प से। बट ये ओप एम्प ओपन लूप वाला नहीं होना चाहिए, विद निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए, विद निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए, जिसकी गेन को हम कंट्रोल कर सकें खुद। तो ऐसे सर्किट को हम सबस्ट्रैक्टर कहेंगे या डिफरेंस एम्पलीफायर कहेंगे। यानी ऐसा सर्किट या ऐसी डिवाइस जो दो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को आउटपुट पे प्रोड्यूस कर दे या एम्पलीफाई कर दे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रैक्टर बोलेंगे या डिफरेंस एम्पलीफायर बोलेंगे। इसे बनाना कैसे है, इसे बनाना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से, जिसमें निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया हो। इस तरह से हम बनाएंगे। तो सबट्रैक्टर में आज ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका नाम है सबट्रैक्टर और डिफरेंस एम्पलीफायर। तो इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आप नोट्स में ये लाइनें लिख सकते हो, सबट्रैक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो। यानी सबट्रैक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which have two input and single output. It produce output voltage signal which is equal to the difference of two input voltage signal. या इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, it produce output voltage which is proportional to the difference of two input voltage signals. Full stop. ठीक है, यानी equal to भी लिख सकते हो या proportional to, ठीक है, इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू, कोई वर्ड यूज कर सकते हो, टू द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज सिग्नल। इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंस एम्पलीफायर। लाइनों में मैंने सिंपल ये क्लियर किया है, जो सबस्ट्रैक्टर है यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको हम सबस्ट्रैक्टर बोलेंगे, उसका काम होता है, मतलब उसके दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो इनपुट में हम वोल्टेज सिग्नल देते हैं, वी इन वन एंड वी इन टू, दो वोल्टेज सिग्नल देते हैं। तो सबस्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, आउटपुट भी एक वोल्टेज सिग्नल होता है, बट वो इक्वल होता है इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के, वी इन वन माइनस वी इन टू के। कुछ केसेज में मैंने अभी बताया, या तो ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है कि इसका आउटपुट प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल हो, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, तब भी वो सबस्ट्रैक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो वी इन वन माइनस वी इन टू के, यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा तो आपको एक गेन मिलेगी, ए वी इन वन माइनस वी इन टू। ठीक है, वेयर आप लिख सकते हो, वेयर ए को आप कहोगे, अगेन यहां पे भी किसे कहोगे, वोल्टेज के। तो कुछ भी हो सकता है सबट्रैक्टर, हो सकता है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के इक्वल हो, या हो सकता है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो। तो दोनों ही केस में जो डिवाइस है जो ऐसा काम कर सकती है उसे हम सबस्ट्रैक्टर बोलेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंस एम्पलीफायर। हम इसे डिफरेंस एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है। यानी ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि ये डिफरेंस को एम्पलीफाई भी कर सकता है, इसलिए इसे हम डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, अ सबस्ट्रैक्टर कैन बी मेड अप ऑफ अ operational amplifier with negative feedback configuration as shown in figure। हम सबस्ट्रैक्टर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बना सकते हैं, कब, जब हम उसमें नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करें। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, इसको पॉज करके, इस फिगर को पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, यानी ये तो मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाया एक सबस्ट्रैक्टर का, बट ओरिजिनल जो सर्किट डायग्राम है एक सबस्ट्रैक्टर का वो कैसा होता है वो देख लो। उसमें पहले तो आपको एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेना होगा। ठीक है, इसे आप सिंपली ओप एम्प लिख सकते हो। यानी ये क्या है, ये ट्रायंगल एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके दो इनपुट होंगे, ठीक है, एक नेगेटिव इनपुट और एक पॉजिटिव इनपुट। ठीक है, और क्योंकि मैंने बोला था, और यहाँ पे होगा अगर आउटपुट, तो मैंने बोला था कि हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है।
तो निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, निगेटिव इनपुट को इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसे मैं अभी के लिए R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसे RF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है जिसे हम पॉजिटिव इनपुट बोलते हैं उसका इनपुट रेजिस्टेंस है R2, और एक रेजिस्टेंस और लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे हम R3 बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, जिन दो वोल्टेज सिग्नल को हमें के डिफरेंस को आउटपुट पे प्रोड्यूस करना है उसको हम Vin 1 और Vin 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहां पे हम वोल्टेज सिग्नल को दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप चाहो तो ऐसा शो कर सकते हो, बट मैं शो जनरली करता नहीं, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ऐसा शो कर सकते हो, यानी जो भी हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रहे हैं, तो आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, बट इससे अच्छा नहीं लगता है, फिगर कुछ खराब सा नजर आता है, तो इस वजह से मैं इसे बनाता ही नहीं। तो ये जो सर्किट डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, इसी को आप क्या बोलोगे, सबस्ट्रैक्टर बोलोगे या डिफरेंस एम्पलीफायर बोलोगे। तो आप यहाँ फिगर में लिख सकते हो, ये किसका फिगर है, ये फिगर है सबस्ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर का, या आप इसे डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। तो फिर इस फिगर को बनाने के बाद आप आगे नोट्स में लिखोगे, इफ Vin1 एंड Vin2 आर टू इनपुट वोल्टेज सिग्नल्स ऑफ गिवन सबस्ट्रैक्टर सर्किट, देन आउटपुट Vo कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग वे। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब हमें यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करना होगा। क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, समझ लेते हैं। दो रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट करने को वोल्टेज डिवाइडर रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है, ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। तो इस पॉइंट पे, यानी दोनों रेजिस्टेंस के बीच जो वोल्टेज होगा वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी V को कैसे मेजर कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। V इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। जब R2 ऊपर रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा V1 वोल्टेज का, फिर इस बार R1 को ऊपर लिखोगे R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई होगा वोल्टेज V2 का। देखो सिंपल सी बात है, नीचे R1 प्लस R2 हमेशा रहेगा, लेकिन जब ऊपर R2 रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा V1 का, और जब ऊपर रेजिस्टेंस R1 होगा तो मल्टीप्लाई होगा V1 का, V2 का, ठीक है। यानी जब V1 वोल्टेज होगा तो मल्टीप्लाई होगा R2 रेजिस्टेंस से, और जब V2 वोल्टेज होगा तो मल्टीप्लाई होगा R1 रेजिस्टेंस से। इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जब मैंने ये लिखा है, देन इट्स आउटपुट V2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग वे, ठीक है। तो आप यहां अज्यूम कर सकते हो, यहां वोल्टेज V2 अपीयर हो रहा है, यहां वोल्टेज V1 अपीयर हो रहा है। बाय फॉलोइंग वे, वोल्टेज एट, इसे बोलते हैं हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट, या ऐसे भी लिख सकते हो बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, यूजिंग voltage divider rule we can calculate the voltage at inverting input terminal of ओपन, ठीक है। एक बार बता दूं, इसके दो मेथड में आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। दोनों मेथड में वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज तो होने वाला है, तो ये मत समझो कि वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर नहीं आता तो आप डेरिवेशन कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल आना चाहिए।
वैसे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जब आप टाइप करोगे वोल्टेज डिवाइडर रूल, मैं पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो आप जाके देख लेना। तो अभी के लिए ये समझो ये मेथड फर्स्ट है। मेथड फर्स्ट की हेल्प से अभी आप इस डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो या सबट्रैक्टर का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो। और चाहे मेथड फर्स्ट यूज कर लो चाहे सेकंड यूज कर लो, दोनों में आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल का तो यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, अगर देखो सिचुएशन ये है कि ये पहला वोल्टेज है, ये दूसरा वोल्टेज है, आपको ये कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो अभी मैंने समझाया था कि अगर आपको V2 कैलकुलेट करना है, यानी दो रजिस्टर के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको ये वाले रजिस्टर RF को अगर आप लिख रहे हो तो R1 प्लस RF हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस का सम नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पे किया, पहले अगर मैंने एक रेजिस्टेंस को ऊपर लिखा है तो दोनों का सम नीचे लिखा है। अगर RF को हमने लिया है तो इसके अपोजिट साइड वाले वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा, V/2 से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि मैंने यहाँ किया। अगर R2 रेजिस्टेंस लिखा है तो वोल्टेज अपोजिट साइड वाले से मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ पे हुआ। अब एक रेजिस्टेंस हमने लिख लिया, अब दूसरा रेजिस्टेंस R1 को ऊपर लिखेंगे और नीचे R1 प्लस RF ही रहेगा। अब क्योंकि R1 हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो इसके अपोजिट साइड वाले वोल्टेज का मल्टीप्लाई होगा VO। तो इस तरह से आप वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से V2 वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आप सिमिलरली we can calculate voltage at non-inverting input terminal of op-amp। अब इसी तरह से हम वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से इस V1 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब देखो यहाँ पे दो वोल्टेज तो नहीं है, यहाँ एक वोल्टेज है, तो एक वोल्टेज को आप ग्राउंड पे कर लो, इसको आप ग्राउंड पे कर लो। तो इससे क्या हुआ कि V2 को आपने जीरो कर दिया, तो V2 अगर जीरो हो गया इस वोल्टेज डिवाइडर रूल में तो ये वाला टर्म हट जाएगा। लो, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से जब हम एक वोल्टेज को जीरो ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या है कि जहां वोल्टेज जीरो है उसका रेजिस्टेंस लेंगे, जहां वोल्टेज जीरो है वहां उसका रेजिस्टेंस लेंगे, अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो वोल्टेज हमें मिल रहा है एक साइड में। तो देखो जिस रेजिस्टेंस का को हमने ग्राउंड पे कर रखा है पहले उसे लोगे, यानी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस रेजिस्टेंस को आपने ग्राउंड पे लिया है R3 ऊपर रहेगा, फिर दोनों रेजिस्टेंस का सम यानी R1 R2 प्लस R3 लोगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस वोल्टेज सिग्नल के वजह से V1 क्रिएट हो रहा है, यानी V/1। सिंपल सी बात है। कैसे किया? देखो जो रेजिस्टेंस ग्राउंड पे था उसको ऊपर रखा, तो जो रेजिस्टेंस ग्राउंड पे है उसको ऊपर रखा, दोनों रेजिस्टेंस का सम रखा और मल्टीप्लाई कर दिया जिस वोल्टेज की वजह से वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिखोगे और इतना लिखने के बाद क्या करोगे वो देख लो। तो अब तक हमने सबट्रैक्टर के आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से इन्वर्टिंग इनपुट का वोल्टेज कैलकुलेट किया V2, जो कि जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला था, और उसी वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का जो वोल्टेज V1 है उसको भी हमने कैलकुलेट किया था, उसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा था। तो नोट्स में आप इक्वेशन नंबर 2 के जस्ट बाद आगे आप लाइनों में लिखोगे, इफ दिस इज एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर देन इट सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब ये क्या है वो समझ लो। देखो कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, इनपुट पे जो दोनों वोल्टेज सिग्नल होंगे उनकी वैल्यू इक्वल होगी, इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये कैसे मिलती है वो समझ लो। ये मिलती सिर्फ है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। अगर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तभी ये कंडीशन हम पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्यों नहीं? देखो सिंपल सी बात है,
एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता क्या है, ठीक है, वो समझ लो। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट पे दिए गए वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए V1 माइनस V2। और मैंने बोला ए क्या है, वोल्टेज गेन। और आप लोगों को पता होगा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू इंफिनिटी होती है। अब इस इक्वेशन से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू क्या होगी, VO अपॉन V1 माइनस V2। यानी सिंपल सी बात है, अगर ए की वैल्यू इंफिनिटी है इसका मीनिंग यह है VO V1 माइनस V2 की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल है। अब ये कब पॉसिबल है, जब V1 माइनस V2 की वैल्यू 0 हो जाए तभी ये रिजल्ट इंफिनिटी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू V2 आएगा फॉर एन आइडियल ओप एम्प। यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ही तो गेन इंफिनिटी हो सकती है। तो जब गेन इंफिनिटी होगी तभी ये रिजल्ट वैलिड होगा। तो तभी तो मैंने ये अज्यूम किया इस लाइन में, इफ दिस इज एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसकी वोल्टेज गेन इंफिनिटी होगी जिसकी वजह से इनपुट पे दोनों वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू को हम इक्वल कर सकते हैं। इससे क्या होगा इससे ये होगा कि V1 की वैल्यू मैं ये पुट करूंगा और V2 की वैल्यू ये पुट करूंगा। तो सिंपल सी बात है, क्या करें हम, अब यहां तो जगह है नहीं तो मैं क्या करूंगा, ये वाली कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी है, आगे लिखोगे और क्या करोगे, V1 की वैल्यू मैंने ये लिखी है और V2 की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो वो हो जाएगा RF बाई R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई V2 प्लस R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VO। मैंने क्या किया, देखो V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू के इक्वल रख दिया, ठीक है, V है। तो इसके बाद डायरेक्टली ये लाइन लिख देना, समझ गए, क्योंकि देखो ये V1 की वैल्यू है और ये V2 की वैल्यू है। तो जब मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी है, तो V1 की जगह ये वैल्यू पुट करी जो V1 की थी और V2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट की जो V2 की थी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव के बाद सीधे ये लाइन लिखना, ठीक है, और पॉज करके नोट कर लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो आउटपुट वोल्टेज को एक साइड लिख लो, यानी R3 R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई V1 माइनस RF R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई V2 इज इक्वल टू R1 प्लस RF, क्या हो जाएगा, VO हो जाएगा। क्योंकि मुझे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, उस टर्म को इस साइड लिख लो, तो R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VO इज इक्वल टू R2 प्लस R3 V1 माइनस R1 प्लस RF V2, ठीक है। अब फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है कि V1 माइनस V2 जैसा दिख रहा है, बट ऐसा होगा कब, जब आप ऐसा अज्यूम करोगे। देखो सिंपल सी बात है, R1 R2 R3 RF ये रजिस्टर हमने अज्यूम किए, तो इनकी वैल्यू भी हम फिक्स कर सकते हैं। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू R हो जाए, तो जहां जहां R1 R2 R3 RF दिख रहे हैं वहां मैं R अगर पुट कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, देन वी हैव, क्या मिलेगा, ठीक है, ऊपर की चीजें मिटा रहा हूं, देन वी हैव, तो वी हैव के बाद ऊपर से लाइनें लिखना, इसके बाद आप लिखोगे R अपॉन R प्लस R, ठीक है, क्योंकि R1 की जगह भी R होगा, R1 की जगह भी R होगा, RF की जगह R होगा, VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
R3 की जगह R होगा, R2 की जगह R होगा, R3 की जगह R होगा, यानी R R प्लस R। ठीक है, समझ रहे होगे आप मेरी बात। ठीक है, ये माइनस होगा, RF की जगह R, R1 की जगह R प्लस RF की जगह R, ये V/2 हो गया। देखो पूरी लाइन में सारे टर्म सेम है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो VO इज इक्वल टू, सब में से आप ये वाला टर्म R अपॉन, यानी आप एक और लाइन लिख लो, R अपॉन 2R इंटू VO इज इक्वल टू R अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाई V/1 माइनस V/2। ठीक है, यानी ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, या यहां पे भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, V/1 माइनस V/2। ठीक है, इसको नीचे की चीजों में मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां तक पहुंच करके नोट करना। तो आप लिखोगे दिस इज द required expression of output voltage of a difference amplifier। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट थी स्टार्टिंग में, हम क्या कर रहे थे, सबस्ट्रक्टर या डिफरेंस एम्पलीफायर कैसा बनाना चाह रहे थे। अगर मैं इसको सबस्ट्रैक्टर और डिफरेंस एम्पलीफायर बोलूंगा तो कब बोलूंगा, जब इसका इनपुट वोल्टेज V/1 V/2 हो, तो जो आउटपुट हो वो किसके इक्वल हो, V/1 माइनस V/2 के इक्वल हो। तो ऐसे ही तो इस सर्किट का भी आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है ये क्या है, एक डिफरेंस एम्पलीफायर है। और ये सर्किट डिफरेंस एम्पलीफायर कब बना, कंडीशन है ना, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF हो जाए, तभी ये सर्किट हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर बन सकता है या एक सबस्ट्रक्टर बन सकता है। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं मेथड सेकंड की, जिसमें हम अगेन इस सबस्ट्रक्टर सर्किट के लिए आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। बट स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर दूं कि ये मेथड सेकंड बहुत टफ है। तो जिन लोगों ने मेरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सारे वीडियो देखे हैं उनको ये मेथड समझ में आएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली मेरा ये पहला ही वीडियो देख रहे हो सबस्ट्रैक्टर का, तो आपको ये सेकंड मेथड समझ में नहीं आएगा। बिकॉज हम सेकंड मेथड में इस सबस्ट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की थ्योरी का यूज करके और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की थ्योरी का यूज करके। क्योंकि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिजल्ट भी इसमें हम यूज करेंगे और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का भी रिजल्ट इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सेकंड मेथड के नोट्स लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मेथड सेकंड हेडिंग डालोगे और लिखोगे टू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सबस्ट्रैक्टर सर्किट लेट अस use superposition principle, full stop। According to superposition principle, output voltage VO of this circuit can be calculated as sum of output voltage VO1 when V/2 is grounded and VO2 when V/1 is grounded। That is, कहने का मतलब समझो कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा इस सबस्ट्रैक्टर का वो VO1 प्लस VO2 का सम होगा। अब आप कहोगे VO1 क्या है, तो लाइनों में मैंने समझाया है कि जब भी हम V/2 को ग्राउंड करेंगे, V/2 को ग्राउंड करेंगे यानी V/2 को जीरो करेंगे, तो क्या होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ V/1 की वजह से क्रिएट होगा, है ना। अब VO2 को जीरो कर दिया है तो जो भी इसका आउटपुट होगा वो V/1 की वजह से क्रिएट होगा। तो V/1 की वजह से जो आउटपुट क्रिएट होगा उसे हम VO1 बोल रहे हैं। ठीक है, और जब हम V/1 को ग्राउंड करेंगे तो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो V/2 के वजह से प्रोड्यूस होगा, तो हम उसे VO2 बोल रहे हैं। तो यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें क्या करना है, पहले V/2 को ग्राउंड करना है और V/1 की वजह से आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है जिसे हम VO1 बोलेंगे। ठीक है, फिर हमें V/1 को ग्राउंड करना है और V/2 की वजह से जो आउटपुट कैलकुलेट करेंगे उसे VO2 बोलेंगे। और इस तरह से
दोनों का जो आउटपुट होगा, यानी इसको ग्राउंड करने के बाद जो आउटपुट मिला और इसको ग्राउंड करने के बाद जो आउटपुट मिला, उन दोनों का जो सम होगा वो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज होगा ऑफ दिस सबट्रैक्टर सर्किट। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, देन लेट V into is grounded, then output voltage VO1 of this circuit is due to V in 1 which is given by कहने का मतलब मेरा क्या है कि V in 2 को जब हम ग्राउंड करेंगे, V in 2 को ग्राउंड करने का मतलब है V in 2 की वैल्यू को हम 0 करेंगे, देन आउटपुट वोल्टेज V, जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा उसे VO1 से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, ड्यू टू, और ये जो आउटपुट होगा वो किसके वजह से होगा, V in 1 की वजह से होगा। ठीक है, विच इज गिवन बाय, वो किसके इक्वल होगा। तो अब इसमें हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की थ्योरी का यूज करेंगे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या था, देखो मैं बता दूं। अगर ये R1 है, ये RF है और ये ओप एम्प है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, तो इस सर्किट का जो आउटपुट होगा वो इक्वल होगा 1 प्लस RF बाई R1 V1 के। ठीक है, इस सर्किट को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वीडियो का नाम है ओप एम्प 12 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आप देख सकते हो कि ऐसे सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, वैसी कंडीशन है कि अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, क्योंकि अभी मेरे को पहला केस अज्यूम करना है, यानी मैंने इसको क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, यानी V in 2 को ग्राउंड कर रखा है, कहने का मतलब 0 कर रखा है। ठीक है, तो अब ये वैसे ही सर्किट हो गया, बस ये वाला हिस्सा इग्नोर मार दो। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VO1 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई V1। ठीक है, यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ये जो पहली इक्वेशन लिखी थी VO इक्वल टू VO1 प्लस VO2, ये जो इक्वेशन लिखी थी इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख के ये सब चीजें लिखते रहना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के बाद ये सारी चीजें एज इट इज लिखते रहना। ठीक है, और मैं मिटा दूं इसको। और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देना। आगे लिखोगे यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। मैं आपको सिखा चुका हूं वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करोगे तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी R3 R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई V in 1। ठीक है, तो V1 की वैल्यू ये है, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, VO1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, VO1 1 प्लस RF बाई R1। ठीक है, V1 की जगह क्या हो जाएगा, R3 R1 प्लस R3 V in 1। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे।
ठीक है, इसके जस्ट बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे लेट V in 1 इज ग्राउंडेड, दैट इज, इसको अगर हमने ग्राउंड किया, इसके जस्ट बाद आगे आप लिखोगे दैट आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट ड्यू टू V in 2, यानी इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा V in 2 के वजह से उसे VO2 लिखेंगे ऑफ दिस सर्किट विच इज गिवन बाय, यानी VO2 की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें क्या करना है, अब सेकंड केस, यानी ये केस सेकंड है, इसमें हम क्या करेंगे VO2 को कैलकुलेट करेंगे, कब, जब इसको अगर हम ग्राउंड करें, यानी अब हमने इसे करना है ग्राउंड, यानी V in 1 को हमने 0 पुट करना है। तो अब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, V in 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज इसी के वजह से आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी के वजह से जो आउटपुट होगा उसे VO2 बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये 0 ये 0 ये 0, यानी ये टोटल 0, यानी इसका सर्किट क्या बन गया, टोटल ये ग्राउंड। अरे सिंपल सी बात है, कुछ इनपुट दिया नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे V1 की वैल्यू भी तो 0 ही होगी। जब हमने, अगर सिंपल सी बात है, V in 1 को अगर मैंने 0 कर रखा है तो V1 की वैल्यू ऑटोमेटिक 0, रेजिस्टेंस दिखाने की जरूरत क्या है, तो सर्किट मॉडिफाई होकर वैसा बन जाएगा। अब ये जो सर्किट है ये किसका है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, यानी अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं और यहां पे इनपुट वोल्टेज दे दूं तो ये जो हो गया ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट हो गया। और इसको भी मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, उसका नाम है OP-Amp 14 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वीडियो का नाम क्या है, OP-Amp 14 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इस वीडियो में पढ़ाया है। इसका जो आउटपुट होता है वो होता है -RF/R1 Vin, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है बात। तो बेटा तो अब मुझे क्या करना है, इस सर्किट के लिए VO2 को कैलकुलेट करना है, जो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है -RF/R1, और इनपुट वोल्टेज क्या है, यहां पे V in 2 है, इसे इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 4 के बाद आप लिखोगे, ठीक है, ये सब पॉज करके नोट करते रहना। तभी मैंने कहा है मेथड सेकंड बहुत टफ है, वही लोग देखें जिन्होंने पहले से यूट्यूब पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मेरे सारे वीडियो देख रखे हैं। देन यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो क्या था, VO, यानी जो आउटपुट होगा वो VO1 प्लस VO2 का सम होगा, ठीक है, सम होगा। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 तो ये लिखी है, इक्वेशन नंबर 3 इसी के नीचे लिख लेते हैं, यानी VO1 की वैल्यू, VO1 की वैल्यू अगर मैं यहां लिख दूं, बस उसको मिटाने के लिए 1 प्लस RF/R1 मल्टीप्लाई बाई R3 R1 प्लस R3, ये R1 प्लस R3 नहीं होगा यार, हाँ देखो गलती पकड़ में आ गई, देखो मैंने V1 की वैल्यू यहां पुट की है तो ये R2 प्लस R3 होगा, अच्छा वो गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। अरे मैंने ये VO1 कैलकुलेट करने के लिए ये वाले टर्म के पीछे V1 की वैल्यू मल्टीप्लाई की है, तो V1 की वैल्यू यही तो थी, R2 प्लस R3 नीचे, तो R2 प्लस R3, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर दूं तो खुद सही कर लेना यार, ठीक है, मैं क्या क्या सही करूंगा, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 का, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखा है, तो क्योंकि जगह चाहिए मुझे इसलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 3 को नीचे लिख दिया। अब क्या होगा, देखो छोटी छोटी गलतियां आप खुद सही कर लेना। तो अब आप लिखोगे देन यूजिंग, यानी इस इक्वेशन नंबर 4 के बाद आप लिखोगे देन
यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वी हैव, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि ये जो रिजल्ट आया, देखो सिंपल सी बात है, अभी मैं समझा दूं, ये जो रिजल्ट आया है ये कब है, जब v in 1, ये रिजल्ट कब है, when v in 1 0 है, और ये रिजल्ट कब है, when v in 2 0 है। तो इसका मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, vo की वैल्यू vo1 प्लस vo2 के इक्वल होगी, ठीक है, यानी vo की वैल्यू क्या हो जाएगी, vo1 की वैल्यू है 1 प्लस RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R3 R2 प्लस R3 इंटू V in 1, ठीक है, माइनस VO2 की वैल्यू माइनस में है RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई V in 2, ठीक है। ओरिजिनली, ठीक है, ये तो जस्ट मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, ठीक है। ओरिजिनली जो सर्किट था वो कैसा था वो बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओरिजिनली जो सबस्ट्रैक्टर सर्किट था वो कुछ ऐसा था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ था, एक रेजिस्टेंस यहाँ था, इसको हमने ग्राउंड पे कर रखा था, ठीक है, और इसे हमने V(2) बोला था और इसे हमने V(1) बोला था, इसे R2 बोला था, इसे R3 बोला था, ऐसा था ओरिजिनली। हमें सबस्ट्रक्चर सर्किट ऐसा ही था, तो क्योंकि R1 R2 R3 RF ये हमने अज्यूम किए, तो हम इनको इनकी वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। तो लेट R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF इज इक्वल टू R, अगर ऐसा अज्यूम कर लें तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, VO इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन R, यहां पे क्या हो जाएगा R अपॉन R प्लस R, यहां पे क्या हो जाएगा इंटू V in 1 माइनस यहां क्या हो जाएगा R अपॉन R V in 2, ठीक है। नीचे की चीज मिटा दूं, तो सिंपल सी बात है, VO की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2। यह सिंपल सी बात है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा 2 और इसका रिजल्ट आएगा 1 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा V in 1 का माइनस V in 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी आउटपुट क्या हो गया V in 1 माइनस V in 2। तो जो ये सेकंड मेथड है इससे रिजल्ट तो आपका सेम ही आएगा, बट ये टफ है। ये तभी कर पाओगे जब आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन पता हो और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन पता हो, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ये मेथड। तो आप लिख सकते हो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज of this subtractor circuit। तो सबस्ट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट क्या हुआ, सिंपल सी बात है, V in 1 माइनस V in 2 होगा, कब, जब इन सब की वैल्यू में, यानी कब होगा R1 R2 R3 RF इन सबको मैं R पे सेट कर दूं, यानी सबका रेजिस्टेंस की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो यानी ये जो सबस्ट्रैक्टर सर्किट है जिसमें सारे रेजिस्टेंस की एक ही वैल्यू है, उसी का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, उसी का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन VO का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसी के आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा V in 1 माइनस V in 2, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर सर्किट डायग्राम हो गया, यानी
ऐसा सर्किट डायग्राम और इसमें सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है तब जाके इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो ये सबस्ट्रैक्टर सर्किट का प्रॉपर डायग्राम है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट करिए। अब बात कर लेते हैं कि सबस्ट्रैक्टर या डिफरेंस एम्पलीफायर के ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। देखो, सिंपल न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, टफ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि सबस्ट्रैक्टर या डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। पहले वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा, इसके दो इनपुट होंगे। ठीक है, पॉजिटिव इनपुट पे इस टाइप का रेजिस्टेंस सर्किट होगा। ठीक है, और इन्वर्टिंग इनपुट पे इस टाइप का रेजिस्टेंस सर्किट होगा। ठीक है, अगर ये Vin1 है और ये Vin2 है, ये R1 R2 ये RF ये R2 ये R3 है, तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा वो देखो मैंने आपको बताया है क्या होगा। वो होगा, इसे V2 इसे V1 बोलो, तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा उसका प्रॉपर जो कैलकुलेशन है वो है 1 प्लस RF बाई R1 R3। ठीक है, ये R3 रेजिस्टेंस है, R2 प्लस R3 Vin1 माइनस RF बाई R1 Vin2। देखो यही मेन फॉर्मूला है, मुझे पता है आप लोगों को ये याद नहीं होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने कहाँ ड्राइव कराया है, मेथड सेकंड में। मेथड सेकंड अगर आपको नहीं समझना है तो ये आउटपुट आपको याद कर लो, आप याद कर लो तो आपको कोई डिफरेंस एम्पलीफायर का या सबस्ट्रैक्टर सर्किट का कोई सा भी न्यूमेरिकल हो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, आप कहो सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, तब मैं बता देता हूं। तब जो सबस्ट्रैक्टर सर्किट होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था इसका आउटपुट, सबस्ट्रैक्टर सर्किट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, Vin1 माइनस Vin2 होता है। लेकिन ये होगा कब, जब आप R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF इक्वल टू R सेट करो। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि अगर इस सबस्ट्रैक्टर सर्किट में सबको मैं रेजिस्टेंस R ले लूं, यानी ये R हो माइनस प्लस, ये भी R हो, ठीक है, ये सब मैंने थ्योरी में बताया। ठीक है, ये R है ये R है, और यहां पे मैंने Vin1 और यहाँ पे Vin2 वोल्टेज सिग्नल दिए हैं, तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा Vin1 माइनस Vin2 का। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, इसको मिटा देता हूं। देखो ये भी सबस्ट्रैक्टर सर्किट है, ये भी सबस्ट्रैक्टर सर्किट है, बट ये कब आउटपुट देगा, व्हेन ऊपर वाले सर्किट में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF इक्वल टू R पुट कर दूं, तब जाके ये रिजल्ट मिलेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत रेयर केस है कि एग्जाम में इस टाइप का न्यूमेरिकल आए सबस्ट्रैक्टर सर्किट के ऊपर। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम में सबस्ट्रैक्टर सर्किट के ऊपर इस टाइप का न्यूमेरिकल जिसमें सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो वो आ सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उसके सारे मेथड समझाने की। ठीक है, लेकिन सबस्ट्रैक्टर सर्किट के ऊपर एग्जाम में अब अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले सबस्ट्रैक्टर सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा। यानी इस टाइप का सर्किट आप देखते ही एग्जाम में पहचान लो कि ये क्या है, एक सबस्ट्रैक्टर सर्किट है या एक डिफरेंस एम्पलीफायर है, तभी जाके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो। जैसे कि न्यूमेरिकल किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके ऊपर बात कर लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, एक सर्किट आपको बना के दिया गया है और कहा गया है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। तो सर्किट देखते ही आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए ये एक डिफरेंस एम्पलीफायर या एक सबस्ट्रैक्टर का सर्किट है। अच्छा, अब इसमें रेजिस्टेंस को ध्यान से देखना है। तो देखो यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस 1 किलो ओम 1 किलो ओम 1 किलो ओम 1 किलो ओम के, इसका मतलब जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा वो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। मैंने बताया था
मैंने बताया था कि सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम होती है तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने बता देता हूँ कि अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है और इसके सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, यानी ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो अगर ये V/2 हो, ये V/1 हो, तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा वो V/1 माइनस V/2 के इक्वल होगा, सिंपली। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो देखो याद रखना पॉजिटिव वाला प्लस में होगा, तो 5 प्लस में रहेगा, निगेटिव वाला माइनस में होगा, यानी 3 पीछे रहेगा, यानी 2 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आंसर, आसान है। देखो कंपटीशन के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, आपको सर्किट देख के डायरेक्ट रिजल्ट, यानी देखो इतना बड़ा सर्किट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप शॉर्टकट तरीके से बस आपको ये याद होना चाहिए कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम कैसा होता है और क्या क्या रिजल्ट होते हैं। अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो आउटपुट को डायरेक्टली इनपुट के डिफरेंस के आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये 1 किलो ओम, आप हो सकता है ये सब 10 किलो ओम के हो, तो इस केस में भी आंसर सेम होगा, यानी ये क्वेश्चन में सारे रेजिस्टेंस क्या है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, तो जो इसका आउटपुट होगा अगेन सेम होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले आपको क्या पहचानना है, सबट्रैक्टर सर्किट या डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट पहचानना है। अगर पहचान लिया तो ये देखना है कि सारे रेजिस्टेंस सेम है, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो इनपुट के दोनों वोल्टेज को आप सब्सट्रैक्ट करके आउटपुट पे लिख दो। सब्सट्रैक्शन का रूल यही है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा वो प्लस में रहेगा और जो निगेटिव टर्मिनल पे होगा वो माइनस में रहेगा, बस, ठीक है। तो इसे पॉज करके नोट करो। अगेन एक और क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। अब क्या किया, अगेन क्वेश्चन सेम रखा है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के सिग्नल हम इनपुट पे दे रहे हैं, बट इस बार अगेन सर्किट है एक सबट्रैक्टर सर्किट या डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट है, बट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, 100 किलो ओम, 5 किलो ओम और 5 किलो ओम ये रखे, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। देखो अगेन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है। देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला कहने का मतलब है जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास सर्किट ऐसा है, एक सबट्रैक्टर सर्किट है जो कि ये R1 है, ये RF है और यहाँ पे Vin2 दिया है और एक वोल्टेज Vin1 यहाँ पे दिया है, ये R2 है, ये R3 है, तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा, अरे मुझे याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं याद हो सकता है ना। ये आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, 1 प्लस RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R3, R2 प्लस R3 और ये हो जाएगा Vin1 माइनस RF बाई R1 Vin2, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो देखो कंपेयर करके देख लो, तो R1 की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, सब किलो ओम में है तो यूनिट अब मैं इग्नोर मार रहा हूं, ठीक है। R1 क्या हो गया 10, RF हो गया 100, ठीक है, R2 हो गया 5, R3 हो गया 5, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आउटपुट को कैलकुलेट कर लो, आउटपुट को कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 1 प्लस RF की वैल्यू है 100 अपॉन 10, फिर R3 की वैल्यू है 5, 5 प्लस 5, ठीक है। Vin1 की वैल्यू क्या है मैं बता देता हूं, Vin1 की वैल्यू यहां लिख देते, Vin1 की वैल्यू है 5 एंड Vin2 की वैल्यू है 3, तो Vin1 की वैल्यू है 5, ठीक है, माइनस RF की वैल्यू है 100 अपॉन R1 की वैल्यू है 10 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो रिजल्ट होगा VO इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 10 और ये हो जाएगा 5 अपॉन 10 इंटू 5 माइनस ये हो जाएगा 10 इंटू 3, तो VO क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11
इंटू ये हो जाएगा 25, या ऐसे कर लेते हैं 5 टू जा 10, यानी ये हो जाएगा 5/10, 5/2, और ये हो जाएगा -30। ठीक है, यानी रिजल्ट क्या आएगा 55/2 -30, यानी ये हो जाएगा 27। ठीक है, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है 27.5 -30। ठीक है, यहाँ 30 से सब्सट्रैक्ट कर दो, 0 0, और नीचे क्या होगा 27.5 यानी 5, और यहाँ हो गया 2.5। ठीक है, इतनी छोटी कैलकुलेशन मैंने इतने टाइम पे करी, आप भी कहोगे क्या सर आप क्या इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाओगे, है ना। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाले को मैथ नहीं आती, सिंपल सी बात है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 2.5 वोल्ट। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा माइनस का 2.5 वोल्ट। ठीक है, यानी आंसर क्या हो गया माइनस का 2.5 वोल्ट। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, जिनको ये फॉर्मूला याद हो जाए उनके लिए। ठीक है, अब जिनको ये फॉर्मूला याद ना हो उनके लिए क्या है वो भी देख लो। अब जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है उनके लिए तो भैया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, जैसे हमने करी थी। कहने का मतलब अगर ये 5 किलो ओम है तो यहाँ पे एक वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना होगा। जैसे V2 को कैलकुलेट करना होगा, V2 को कैलकुलेट करना होगा। V2 क्या है, V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करोगे तो 100/10 + 100। ठीक है, सही से करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करके, यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, V2 का वैल्यू क्या हो जाएगी 100/10 + 100 मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 रेजिस्टेंस है तो मल्टीप्लाई 3 का होगा, प्लस अब इस बार 10 को ऊपर रखोगे 10 + 100। अब क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई होगा आउटपुट से, अभी आपको आउटपुट पता नहीं है, ये तो मैंने पहले का आंसर लिखा है, अभी आउटपुट आपको पता नहीं है। अच्छा, V2 V1 को इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। तो क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये एक आइडियल ओप एम्प है, यानी V1 = V2 है, तो क्या हो जाएगा 5/10, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25/10। ठीक है, 25/10, तो V1 की वैल्यू क्या हो गई 25/10, और V2 की वैल्यू क्या हो गई ये लिख लेते हैं 100, 10 + 100। ठीक है, फिर इंटू 3 + 10, 10 + 100 इंटू VO। अच्छा, सॉल्व कर लो तो 25/10 इक्वल टू ये हो जाएगा 100/110 इंटू 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 10/110 VO। अच्छा, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 25/10 माइनस ये क्या हो जाएगा 300/110। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/110 मल्टीप्लाई बाई VO, है ना। तो एलसीएम ले लो इसका, तो 110, तो ये हो जाएगा 25 × 11, 25। यार बहुत टफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2, इसको 5/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30/11। अब ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1/11, और ये VO है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 22। ठीक है,
और ये 55 हो गया, और ये हो जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा 1/11, और वीओ, यानी यहां से क्या हो गया -5/22 इज इक्वल टू 1/11 वीओ, ये 2 यानी -5/2 वीओ, यानी वीओ की वैल्यू क्या हो गई 5/2 यानी -2.5। आप किसी भी मेथड से करो आपका आंसर यही आएगा, यानी इस मेथड की हेल्प से भी क्या आ रहा है आउटपुट -2.5 वोल्ट आ रहा है, यही आपका आंसर है। तो एग्जाम में पहले तो आपको सबस्ट्रैक्टर सर्किट पहचानना होगा, क्लियर हो गई बात। अगर आपने सबस्ट्रैक्टर सर्किट पहचान लिया, उसके आउटपुट का फॉर्मूला अगर याद है, तो आप न्यूमेरिकल को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।